हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? ब्लैक बोर्ड तो नहीं दिख रहा होगा, वाइट बोर्ड दिख रहा होगा आज आपको। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं क्लास। 1 मिनट आप लोग वेट करना। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या अब हम लोग शुरुआत कर सकते हैं क्लास को? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और हम लोग पढ़ते हैं, 4 सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा इनको मिक्स करके पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है? यहां पर देखिए, अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, देखिए कभी भी अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल हो, देखना ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। थोड़ा सा मैंने बड़ा ट्रायंगल बना लिया है ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये इस प्रकार से है। यहाँ से इसका ये सरकम सेंटर है, ये वाला जो पॉइंट है ये मान लीजिए इसका सरकम सेंटर है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट सरकम सेंटर है। तो मुझे बताओ, सरकम सेंटर जो होता है वो क्या तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस, तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, समान दूरी पर होता है। मैंने सरकम सेंटर बना लिया और इतना आप लोगों को पता होगा कि सरकम सेंटर होता क्या है। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? मैंने आपको बताया है सरकम सेंटर के बारे में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि परी के अंदर होता क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्या सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है क्या? ऐसा आप लोगों को पता है क्या? ध्यान रखना, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, ये एंगल बाइसेक्टर। ठीक है अक्षत, ले लेते हैं, अगली स्क्रीन पर ले लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने ये बना लिया है तो इसको पढ़ लो भाई। अभी तो मैंने ये बना लिया है, धीरे धीरे राहुल निमेश आवाज बढ़ जाएगी और ब्लैक बोर्ड अगली स्लाइड पर ले लेंगे। इस पर तो मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं। तो मैं आपको क्या कहने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दो साइड अगर बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल ये अगर एक्स होगा तो मुझे बताइए क्या ये भी एक्स होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर इसके सामने वाला एंगल ये अगर मैं y लेता हूं तो इसके सामने वाला एंगल ये भी कितना होगा y।
इसके सामने वाला एंगल, ये अगर मैं z लेता हूं तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, z होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर इधर समझने की कोशिश करना और मुझे भी समझाना, अगर मैं यहाँ पर एल्टीट्यूड अगर डाल दूं, एक एल्टीट्यूड ट्रायंगल का एक एल्टीट्यूड अगर डाल दूं यहाँ से, ये अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए जो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री है, देखना ये एंगल 90 डिग्री है, ये z और y है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बचा वो क्या 90 माइनस z माइनस y बचा। क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या, एक बार देख कर बताना। ये वाला जो एंगल मैंने, ये एंगल 90 है तो इन दोनों का सम भी अब 90 बचा। और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है 90, आप लोग देख कर बताओ मुझे, तभी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। देखिए दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, ये x और x मिलके 2 टाइम तो 2x है, 2x 2 टाइम है, 2x 2y, y भी 2 टाइम है और z भी 2 टाइम है। मुझे आप लोग बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या 180 डिग्री होता है क्या। अपने पास यहां पर एक त्रिभुज के, ये अपने पास x और x मिलके 2x हो गया, y और y मिलकर 2y हो गया, z और z मिलके जो माना था वो 2z हो गया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। 2 यहां से अगर हटा दें तो मुझे बताइए इधर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या अपने पास 90 डिग्री होगा क्या। 2 यहां से कॉमन लिया और मैंने भाग दे दिया तो ये अपने पास 90 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैं x का मान निकालना चाहूं तो क्या 90 माइनस वाई माइनस जेड आ गया है क्या। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा था, याद रखना ये वाला एंगल भी 90 माइनस वाई माइनस जेड और ये वाला एंगल भी अपने पास 90 माइनस वाई जेड, 90 माइनस वाई माइनस जेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होता है। मुझे बताइए क्या एल्टीट्यूड पर ही कहीं पर ऑर्थो सेंटर होगा क्या, क्या कहीं पर, कहीं भी हो, क्या कहीं पर एल्टीट्यूड पर ही ऑर्थो सेंटर होगा क्या। मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, कहीं पर एल्टीट्यूड पर ही ऑर्थो सेंटर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सारे लोग इस चीज को समझने की कोशिश करना, इसको पढ़ना, इसको आप लोग अच्छे से सीख लेना। एक ट्रायंगल ए बी सी में अगर ओ ऑर्थो सेंटर है, एक ट्रायंगल ओ बी सी में अगर ओ, याद रखना ऑर्थो सेंटर है, ओ तो है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और एस है अगर सरकम सेंटर, ओ ऑर्थो सेंटर है, एस सरकम सेंटर है, तो ध्यान रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता। अगर एसएससी बहुत डीप से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो ही ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ऑर्थो सेंटर और ये अगर सरकम सेंटर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। इसको लिख लो। मैंने तो सीट में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के डाले हैं आप लोगों के लिए, लेकिन नॉर्मली एसएससी नहीं पूछता। ये हम लोग अपने बहुत डीप में जाते हैं तो इन चीज़ों को, नॉर्मली ये चीज़ें आपको कहीं पर पढ़ाई भी नहीं जाती हैं। ये देखिए क्यों होता है, मैं बता चुका हूं। अक्स और अक्स मान लिया, सरकम सेंटर बना लिया और ऑर्थो सेंटर को भी एक बार आगे बढ़ा दिया। ये ऑर्थो सेंटर से आगे बढ़ाओगे तो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड पर मिलता है, आगे बढ़ाओगे 90 डिग्री का कोण, दोनों बराबर है, अक्स और अक्स दोनों बराबर है, साइड बराबर अगर है तो इनके सामने y और y, ये दोनों साइड बराबर है तो z और z, 2x 2y 2z, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, अक्स का मान 90 माइनस वाई माइनस जेड। इधर वाले ट्रायंगल में अगर देखें ये 90 है और ये अपने पास y प्लस जेड है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 90 माइनस वाई माइनस जेड। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सारे लोग। क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है चारों सेंटर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्लासेस तो चल रही हैं 8 AM वाली।
सारी क्लासेस कंप्लीट हैं। एक दिन की जो क्लास मॉर्निंग में 8 बजे नहीं हुई थी वो 10 बजे लगाई थी। वो तो किसी भी पॉइंट पर कर सकते हो राहुल। ये याद रखना, ये अगर ऑर्थो सेंटर अपने पास है और ये सरकम सेंटर अगर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने चारों सेंटर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, मैंने आप लोगों को बताया। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना सारे लोग, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर अगर अपने पास ऐसा है, कहीं पर अगर अपने पास ये है, कोई भी अपने पास ट्राइंगल है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था इन सेंटर के बारे में, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवाता हूं इनको। इन सेंटर यानी कि अंत के अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेंट्रोइड के बारे में। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था सेंट्रोइड, अगर आपको याद है तो, सेंट्रोइड यानी केंद्रक। 4 सेंटर्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। उसके बाद पूरा का पूरा तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनके लिए मिक्स हो गई ये चीजें, उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सरकम सेंटर, परिकेंद्र के बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद ये 4 सेंटर अभी तक मैंने पढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने बताया है ऑर्थो सेंटर के बारे में, लंब केंद्र के बारे में। तो ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान देना आप लोग, सारे लोग सीखने की कोशिश करना और याद रखना कल भी भाई आपकी क्लास है। सभी लोगों को मैं बता देता हूं, कल भी आप लोगों की क्लास है, याद रखना। यहां पर ऐसा अपने पास है, ये जो है, क्योंकि मैं उसके बाद 2 या 3 दिन छुट्टी पर रहूँगा, वो मैं बता दूंगा। या तो 2 दिन, दूसरे दिन आ गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरे दिन तो आऊँगा ही आऊँगा। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ध्यान रखना, पर्टिकुलर इन सेंटर में ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, अक्स और एक्स है और ये वाई और वाई है। एंगल सारे बराबर थोड़े ना होंगे, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर होगा जहां पर मिलते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। अब आपके ये अलग अलग होंगे, सभी में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है वो बात समझ में आएगी। अगर हम लोग बात करें सेंट्रोइड की, अगर हम लोग यहां पर सेंट्रोइड की बात करें तो यहां से याद रखना, इस साइड से, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर। याद रखना, गुरुत्व केंद्र भी नाम इसी का है और केंद्रक भी नाम इसी का है। सारे के सारे पॉइंट तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस एक बार इनके जिस भी स्टूडेंट के चीजें मिक्स हो गई हैं उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। सरकम सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो सरकम सेंटर होता है, ध्यान रखना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट भी करे और उस पर परपेंडिकुलर भी हो। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज को बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। यहां पर अपने पास जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, यहां पर ये साइड पर ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां से वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है और वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं वहां पर बनता है ऑर्थो सेंटर। किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर 90 डिग्री का कोण तो यहां पर भी बनता है। याद रखना, ये 90 डिग्री का कोण मिड पॉइंट पर बनता है, आगे जाकर ये वर्टेक्स पर नहीं मिलता, जबकि यहां पर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनता है, मिड पॉइंट पर नहीं मिलता। ध्यान रखना आप लोग।
अब कुछ लोगों को लगता है कि सर मिड पॉइंट तो मीडियन भी आकर मिलती है, मैं कहूँगा बिल्कुल आकर मिलती है, लेकिन मीडियन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। मीडियन जो होती है वो यहाँ से अपने पास वर्टेक्स से शुरू होती है, मिड पॉइंट पर तो मिलती है, लेकिन वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। कब बनाती है 90? आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में, जिनको मैं बाद में सेपरेट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को, और ये तो अलग ही है इन सेंटर, तो याद रखना यहां पर बना एंगल, ये एंगल देने के बाद ये वाला अगर एंगल पूछे और ये अगर मैं ए मानूं तो ये होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए। अगर एंगल ए दे दिया तो ध्यान रखना यहां पर बना हुआ एंगल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर ओनली ए दिया हुआ है तो। अगर ओनली ए दिया हुआ है तो यहां पर बैठे बैठे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि ये तो सर ने बताया ही नहीं। यहां पर अपने पास कभी भी ध्यान रखना एंगल नहीं निकाल सकते, ओनली ए दिया हुआ है तो उसके बाद एक दो कंडीशन और देगा तो ही आप लोग ये एंगल निकाल सकते हो, नहीं तो ये एंगल आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहां पर इस पर बना एंगल अपने पास ट्वाइस ऑफ ए होता है, और इस पर बना एंगल जो होता है वो अपने पास होता है 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी। ये अपने पास यहां पर आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो? क्या बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा भाई, मैंने माइनस अक्स सेंटर का लिख दिया, वो अक्स सेंटर बाहर की तरफ बनेगा तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ ए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप लोग इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हो जो इसको तीनों साइड्स को टच करेगा, इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तीनों को अगर टच करेगा तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ से इन सेंटर पे तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, OP, OQ और OR का रेशियो क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ क्वेश्चन में OP मुझे बताइए और OQ और OR का रेशियो क्या होगा अगर इसको सेंटर, इन सेंटर से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो इनका रेशियो अपने पास निकालना पड़े तो क्या 1:1 होगा? क्या बिल्कुल आप लोग सही समझ पा रहे हो क्या? इनका रेशियो अगर निकालना पड़े, ठीक है मैंने सही कर दिया, वो 90 प्लस हाफ ऑफ है, इनका रेशियो अगर निकालना पड़े तो क्या 1:1 होगा क्या? अब याद रखना आप लोग, यहां से इधर ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। इसमें ना तो आप लोग इसको सेंटर मान के अंदर की तरफ से कोई सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, ना ही आप लोग बाहर की तरफ से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो सर्किल ड्रॉ करूंगा, मुझे कौन मना कर सकता है? तो मैं बता देता हूं, वो अगर कोई स्टूडेंट इसको सेंटर मानते हुए और यहां से कोई सर्किल ड्रॉ करेगा तो ऐसा हो सकता है कि इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए और इसको टच ही नहीं करे और इस एक साइड को टच करे, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। फिर ऐसे तो सर्किल आप लोग आराम से कितने भी सर्किल बना लो, लेकिन ना तो तीनों वर्टिसेस इसको सेंटर मानते हुए, ना तो तीनों वर्टिसेस से आप लोग बना सकते हो और ना ही तीनों साइड से आप लोग बना सकते हो। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग अच्छे से, जहां जहां आप कंफ्यूज हो वो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या? तो आप लोग सर्किल तो कौन मना करेगा? आप कहोगे मैं बनाऊंगा, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसको टच करते हुए बनाओगे तो हो सकता है इसको इंटरसेक्ट करे और इसको फिर टच ही नहीं करे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना उसके आप लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो ना कुछ और। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को पॉइंट क्या बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या कभी आपको मैंने सिखाया था क्या? अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार सिखाया था आप लोगों को, थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो तो मैंने ये चीज आप लोगों को सिखाई थी कि यहां पर अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज जो होता है उसमें बनता है ये अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर बनता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट और ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। क्या लिखवाया है क्या? दूसरा अपने पास ऑर्थो सेंटर की अगर बात करें तो एक्यूट में बनता है ये अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये उस वर्टेक्स पर बनता है जहां 90 डिग्री का कोण हो, जबकि ऑब्ट्यूज में निकल जाता है ये बाहर। हाँ ना बताइए, क्या याद है क्या? लेकिन कुछ लोग घर पर बैठकर थोड़ा सा कंफ्यूज कहां होंगे कि सर ये जो 4 3 वो तो दोनों आपने बता दिए और हमने रट लिए, आप जो बता देते हो उसको तो हम लोग याद कर लेते हैं आसानी से, लेकिन आपने ये तो सर बताया ही नहीं कि इन सेंटर कहां पर बनेगा और सेंट्रोइड एक्यूट में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा और राइट में कहां बनेगा। जहां पर मैंने नहीं समझाया इसका मतलब वो हमेशा और हमेशा बनेगा अंदर की तरफ।
जहां पर मैंने ये चीजें नहीं समझाई हैं, एक्यूट में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा और राइट में कहां बनेगा, इसका मतलब वो हमेशा और हमेशा किस कहां बनेगा, याद रखना इसके अंदर की तरफ बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना, इधर उधर नहीं भागता, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, एंगल बाइसेक्टर तो उसके अंदर ही होते हैं। चाहे ऑब्ट्यूज हो तो भी एंगल बाइसेक्टर जो होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, वो हमेशा अंदर ही बनेंगे। और चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, मीडियन भी हमेशा अंदर ही मिलेंगी। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सारे के सारे लोग ये चीज समझ गए हो क्या? अब मैं बात करता हूं, अगर यहां से इसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1:1:1 होगी। ये कोई भी ट्राइंगल है जिसकी ये वाली साइड अपने पास अगर ए है और ये वाली साइड अगर बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, ये परपेंडिकुलर डाल दें जी से पी पर, ये जीपी, ये परपेंडिकुलर डाल दें हम लोग जी से एस तक, यानी कि ग्रेविटी सेंटर की साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कभी भी पूछ ले, ये अपने पास पी आर और एस है, यहां से अगर दूरी हम लोगों से पूछ ले, ये हम लोगों को पी क्यू और आर लिया है तो पी क्यू आर ही यहां ले लो, सेम ही पी क्यू और आर, ये वाली साइड अपने पास सी है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो दूरी होती है ये तो अनुपात 2:1 होता है, इसका रेशियो नहीं पूछ रहा है कि ये और ये बताओ, इसका रेशियो क्या आप कहीं बराबर कर लो। याद रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है कि यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और ग्रेविटी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो उनकी साइड्स जो डिस्टेंस है OP, OQ और OR का रेशियो क्या होगा, ऐसा अगर कभी भी आपसे पूछ ले तो थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए। याद रखना, ये रेशियो अगर कभी भी पूछता है तो मुझे बताइए, ये वाली साइड अगर A है और ये अगर GP है तो क्या हम लोग इसका एरिया लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू GP इंटू A, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो अपने पास A है और हाइट अपने पास इस ट्राइंगल की GP है। मुझे बताइए इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस तो अपने पास B है और ये अपने पास GQ है, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू C इंटू अपने पास यहाँ पर RG है या GR है। क्या ये सभी तो बराबर होते हैं क्या? अगर आपको याद हो कि ग्रेविटी सेंटर ट्राइंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, 6 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, 1/3 1/3 1/3 अगर होंगे तो इन दोनों का सम 1/3 1/6 1/6 होगा। तो क्या टोटल का 1/3 होगा क्या? ये भी 1/3 1/3 है, 1/6 है तो ऐड करके 1/3 बना देंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, उनको फिर समझाता हूँ। ये भी 1/6 होता है और ये भी 1/6 होता है और दोनों को ऐड कर दें तो क्या टोटल का एरिया 1/3 होगा। तो क्या इन तीनों को, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा? क्या तीनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अपने पास मुझे बताओ, बराबर में आप लोग के मान लो एक बार इसका रेशियो बनाने के लिए, तो जीपी बराबर क्या अपने पास 2K/A आ जाएगा क्या? मुझे बताइए G से Q तक क्या आपके पास 2K/B आ जाएगा क्या? और क्या G से R तक हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या अपने पास 2K/C आ जाएगा क्या? 2K/C। और इन तीनों का रेशियो हमें चाहिए, क्वेश्चन पूछा है बताइए G से P तक, G से Q तक और G से R तक का रेशियो बताओ। तो इन तीनों का रेशियो बताओगे तो 2K कट जाएगा, तो इनका अनुपात क्या 1/A:1/B:1/C होता है क्या? ये अपने पास रेशियो आ गया। अगर कभी भी ये डिस्टेंस का रेशियो हम लोगों से पूछ ले तो ये अपने पास 1/A 1/B और 1/C। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे ठीक से समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चंस में वैसे आप लोगों को ध्यान रखना एसएससी में कभी बन जाए इसलिए मैं बता रहा हूं, आज तक बने हुए नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डीप से 10-15 मिनट लगेंगे। ये चारों सेंटर्स के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा मैं समझा देता हूं। उसके बाद मैं आपके लिए शुरुआत करूंगा कॉन्ग्रुएंसी की, सर्वांग समता की, फिर आगे वाले पॉइंट छोटे हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों के नहीं समझ में आई तो आप लोग याद कर लेना। यहां से अगर इसकी रेशियो अगर हम लोगों से पूछे तो 1/A 1/B और 1/C होता है, याद रखना आप लोग। बोलो ठीक है क्या? बताओ एक बार। आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूं।
यहां पर अगर आपको पता हो, आप लोग ये चीज अगर जानते हो, तो अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, यहां से सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। अगर आपको याद हो, सरकम सेंटर पर बना एंगल, सरकम सेंटर एक तो तीनों साइड से, तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और सरकम सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। और कल आपको बताया था कोसाइन साइन रूल जब समझाया था, उस टाइम मैंने बताया था ट्वाइस ऑफ ए होता है तो इधर वाला भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये अपने पास राइट एंगल, बीच वाला कॉमन होने के कारण बराबर, तो आरएचएस से कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल अगर ए होगा तो इधर वाला एंगल भी ए होगा। जैसे उधर वाला ट्वाइस ऑफ बी होता है, बहुत बढ़िया बात, सभी को पता है ट्वाइस ऑफ बी होता है, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा ट्वाइस ऑफ बी होता है तो ये वाला एंगल भी बी होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, बी। ऐसे ही इधर वाला ट्वाइस ऑफ सी तो होता है, वो सबको पता है, लेकिन ये वाला एंगल भी कितना होगा, एंगल सी होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, सी होगा। हाँ ना बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। अगर हम लोग यहां से ये जो भी सेंटर होता है उससे साइड पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये ओपी, ओ से ये वाला पॉइंट एस है, पी क्यू आर, तो याद रखना एस से पी तक की जो दूरी होगी, मुझे बताओ, ये पॉइंट यहां पर पी है, एस से पी तक की दूरी, तो कोस ए बराबर कोसाइन रूल। अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, अगर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है तो कोस ए बराबर, इस एंगल के लिए कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस ए बराबर अपने पास होगा आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास एस पी है और कर्ण जो है वो अपने पास आर है, तो क्या एस पी की वैल्यू यहां से आर कोस ए आ गई है क्या? ऐसे ही अगर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो इधर वाला, इसके लिए कोस बी बराबर, क्या आप लोग लिख सकते हो, कोस बराबर होता है आधार, इस ट्राइंगल के लिए आधार का काम ये कर रहा है इस एंगल के लिए, और 90 डिग्री के सामने कर्ण। जो भी एंगल आप लोग लेते हो, बी एंगल ले लिया तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, इसके पास आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस अपने पास है ही, तो कोस अपने पास होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अपने पास जीपी है, जीक्यू है, और कर्ण अपने पास आर है, तो मुझे बताइए जीक्यू का मान क्या आर कोस बी आ गया है क्या? ऐसे ही आप लोग यहां पर कोस सी बराबर अगर लिखोगे, कोस, ये ट्रिग्नोमेट्री अब आनी चाहिए भाई थोड़ी सी, कोस रेशियो किसका होता है ये बात आपको आनी चाहिए, तो यहां पर ध्यान रखना आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हम लोग लिख सकते हैं एस, जी कहां से आ गया यहां पर मुझे भी नहीं पता, ये आएगा एस क्यू, जी नहीं आएगा, ये एस है, एस क्यू, और ये क्या आएगा अपने पास, एस आर, एस क्यू आएगा, और ये आएगा अपने पास एस आर अपॉन अपने पास आर है, तो एस आर की वैल्यू अपने पास, मुझे बताइए क्या आर कोस सी आ गया है क्या? अब अगर तीनों का रेशियो पूछे हम लोगों से, कोई भी कहे कि आप लोग एस पी, एस आर, एस क्यू और एस आर का रेशियो बताओ, तो मुझे बताइए तीनों का रेशियो बनाओगे तो आर से आर कट जाएगा, तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि जो कोस ए, कोस बी और कोस सी का रेशियो होगा वही अपना आंसर होगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? याद रखना, जो भी स्टूडेंट इस क्लास में है उसको यूट्यूब वगैरह से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर दोनों जगह से पढ़ें क्या? यूट्यूब पर अगर देखना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पिछले साल के पेपर सोल्व करवाए हैं, कुछ पेपर, वो आप लोग देख सकते हो, उससे जरूर आपको हेल्प मिलेगी मेंस में, 100% मैं बता रहा हूं, उससे आपके कम से कम 10-15 नंबर बढ़ेंगे। वो मैंने 15, 16 या 20 वीडियो डाले थे, वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो मेंस का बच्चा। बाकी ये चीजें मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई, ये वो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर, आपका पेड कोर्स है इसलिए सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, वहां पर ये चीजें नहीं है, याद रखना आप लोग। तो वहां आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। जो बच्चा इसमें है ओ क्यू और ओ आर, तो यहां पर ओ से पी तक, ओ से क्यू तक और ओ से आर तक का जो रेशियो होता है ऑर्थो सेंटर से, वो होता है सेक ए, सेक बी और सेक सी। यहाँ पर अपने पास ये रेशियो होता है सेक की फॉर्म में। कैसे होता है? 1, 4, 3 मैंने समझा दिए, 4 थे, 3 मैंने समझा दिए, एक आप लोग खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करना। मुझे बताइए क्या कर लोगे क्या? 4 टोटल पॉइंट थे, 3 मैंने बता दिए, एक आप लोग खुद कर लेना। लास्ट पॉइंट ये और ये जो डिस्टेंस होती है, इससे उल्टा भी जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये कोस ए, कोस बी, कोस सी, और कोस का उल्टा होता है सेक ए, सेक बी और सेक सी। इससे नहीं आया, ये ध्यान रखना, ये खुद अलग से आया, लेकिन याद रखने के लिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। हाँ सुरेश, वही वाले।
क्या आगे चले? हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। यहां पर देखना, मैं बनाता हूं एक बड़ा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल बनाता हूं आपके लिए ताकि अच्छे से समझा सकूं। इतना बड़ा ट्रायंगल बनाता है, ये अपने पास पॉइंट है ए, ये अपने पास पॉइंट है बी, और ये अपने पास पॉइंट है सी। सबसे पहले ध्यान रखना, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर नहीं, साइड नहीं, एल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड और उस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड, जो कि मैं मिला नहीं रहा हूं क्योंकि वो दूर है, वहां से अगर यहां आएगा तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब के अंदर। क्या आप लोगों को याद है क्या यहां पर? ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ विश्वजीत से नहीं, वही उसी चीज की मैं बात कर रहा हूं जो लॉकडाउन में मैंने आप लोगों के लिए 18, 19 या 20 वीडियो डाले थे। वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी, किसमें? एग्जाम में 100% आपके नंबर वो बढ़ाएंगे उनको थोड़ा सा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कैसे आप सोच सकते हो वो चीजें मैंने बताई थी, पेपर सोल्व करना मैंने वहां पर सिखाया था आपको। तो यहां पर ऐसा अपने पास है, मुझे आप लोग ये बताइए, दूसरा आगे हम लोग चलते हैं। यहां से ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ये अगर इसका मिड पॉइंट है और ये अगर इसका मिड पॉइंट है, तो याद रखना यहां से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है। मिड पॉइंट यहां पर मान लो, और ये जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट तो है ही, ध्यान रखना मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर कभी भी हो, मिड पॉइंट पर अगर कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? जो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, जो इस पर बाइसेक्ट तो करे ही करे, और साथ ही इस पर जो अपने पास कोण बनाए वो कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि तीसरा अगर मैं बनाऊंगा तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, जिससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। और इस साइड का एंगल बाइसेक्टर, यहां पर इस साइड का एंगल बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का साइड का नहीं, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर यहां पर, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर यहां पर, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर। और तीसरा मैं एक बार नहीं बना रहा हूं, दो ही मैं बना रहा हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। एक स्केलन ट्रायंगल में, एक विषमबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर्स ये अलग अलग बनते हैं। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? मुझे बताइए, ये बात आप लोग समझ पाए हो गया? क्या चारों सेंटर्स ये अलग अलग क्यों बनते हैं एक ट्रायंगल में, स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज में? इक्विलैटरल में क्या होगा? हाँ 2018 का भी है मोनू प्रजापत। ठीक है मनीष भाई, ठीक है विश्वजीत सैनी, ठीक है भाई। बाकी आपको ये चीजें वहां से बिल्कुल भी करने की, देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं और ज्यादा आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अगर हम लोग छोड़ दें इन सेंटर को, किसको छोड़ दें? अगर हम लोग इस इन सेंटर को छोड़ दें, इस वाले सेंटर को अगर छोड़ दिया जाए, ये इन सेंटर को अगर हम लोग छोड़ दें, तो बचे हुए तीनों सेंटर हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। याद रखना आप लोग, अगर इसको हम लोग छोड़ दें तो बचे हुए तीनों सेंटर्स जो होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और उस स्ट्रेट लाइन का जो नाम होता है, इस चीज़ का जो नाम होगा, इसका नाम देते हैं हम लोग यूलर लाइन। इस लाइन का जो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसका नाम होता है यूलर लाइन। आप लोग ध्यान रखना। और यूलर लाइन जो होती है वो ग्रेविटी सेंटर जो होता है यूलर लाइन को, ये तीनों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ओ, जी और एस। और याद रखना, जो ग्रेविटी सेंटर होता है उसकी आदत होती है कि हर चीज़ को वो मीडियन को भी 2:1 में बांटता है, और यहाँ पर भी कौन से रेशियो में बांटता है?
2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो इस यूलर लाइन को हमेशा कौन से रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है। अब बात आती है कि 2:1 के रेशियो में क्यों बांटता है। अब बात यह है कि 2:1 के रेशियो में क्यों बांटता है। देखना सारे लोग ध्यान देना, जिसको मैं अब बना रहा हूं उस लाइन पर विशेष तौर पर ध्यान देना आप लोग। ये वाली लाइन अपने पास, एक तो ये वाली लाइन, और मुझे बताइए एक अपने पास ये वाली लाइन है, ये वाली। तो इससे जो ट्रायंगल बनेंगे देखना, ये वाली लाइन, और एक अपने पास ये जो येलो वाली लाइन है, ये एक मैं बनाऊंगा यहां तक ही, लेकिन येलो वाली पूरी लाइन मैं बनाऊंगा इतना ही ध्यान रखना। येलो वाली पूरी लाइन नीचे आकर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहां पर एक ही लाइन अगर यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाए और अगर उसी लाइन पर दूसरी लाइन भी 90 डिग्री का कोण बनाए तो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं। यहां पर क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, सरकम सेंटर जो होता है वो भी यहां 90 डिग्री का कोण बनाता है और एल्टीट्यूड भी यहां 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही वो लाइन जो होती हैं वो दोनों पैरेलल होती हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी। हाँ ना बताइए क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं क्या करता हूं, इसका एक बार डायग्राम में वापस बनाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो मैं अलग से बनाता हूं। देखना, इसको यूलर लाइन हम लोग बोलते हैं। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पर एक तो मैं बनाता हूं ऑर्थो सेंटर। देखना, ऑर्थो सेंटर पूरा भी नहीं बनाता हूं। अगर ऐसा कभी भी हो, यहां पर मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं, ये कोण 90 डिग्री है और यहां से मैं आपको यह बता रहा हूं ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। ये कोण अगर 90 डिग्री है तो दोनों जो लाइन होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। सिर्फ मैं इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं और मैं याद करवाऊंगा। अभी तक सिमिलरिटी नहीं पढ़ाई, उसमें मैं याद करवाऊंगा, याद करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। अगर कभी भी अपने पास यहां से इसको मिला दिया जाए, ये मीडियन है, ये अपने पास सरकम सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर यहां पर मान लो, और इसको इससे मिला दिया जाए, ये ऑर्थो सेंटर है, ये ग्रेविटी सेंटर है और ये सरकम सेंटर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सभी लोगों को अच्छे से सिखाना चाहूंगा कि यहां पर ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे की तरफ, और ये दो जो ट्रायंगल बन गए, ये मीडियन से जो दो ट्रायंगल बन गए, ये वाले और ये वाले दोनों सिमिलर होंगे। क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ऐसा याद रखना, मैं वहां पर सिखा दूंगा भाई, एक बार रट लो इसको, एक बार रट लो। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो याद रखना, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों के दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों हमेशा सिमिलर होंगे। अब बात है कि सिमिलर क्यों होते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है, वो आपको या तो आज अगली क्लास में समझ में आ जाएगा या कल मॉर्निंग में मैं ये बात आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा संडे को, तो उस दिन कल मैं आपको बता दूंगा। या तो आज अगली क्लास में समझ में आ जाएगा या अभी थोड़ी देर के लिए रट लो कि ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर भुजाओं के रेशियो जो होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। ये अगर ए और बी है तो ये भी अनुपात ए और बी होगा और ये भी अनुपात ए और बी होगा। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं बता दूं, हाँ, ये स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो सारे लोग मिलकर, जो ग्रेविटी सेंटर होता है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लाइन पैरेलल होते ही सिमिलर हो जाते हैं और सिमिलर होते ही सभी का रेशियो सेम होता है। तो याद रखना, ये रेशियो अपने पास हमें पहले से ही पता है कि ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये रेशियो 2:1 है, तो ये रेशियो भी 2:1 होगा और ये रेशियो भी अपने पास कितना होगा, 2:1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। हाँ ना बताइए क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए हो क्या कि यूलर लाइन को जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो 2:1 में क्यों बांटता है? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या?
यूलर लाइन को ग्रेविटी सेंटर 2:1 में 2:1 के रेशियो में डिवाइड क्यों करता है, ये रेशियो 2:1 क्यों होता है, क्या सारे लोग अच्छे से समझ गए हो क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? बोलते रहो तभी तो मुझे पता लगेगा, ऐसे मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है ना, आगे चलें। तो ये मैंने आपको बताया कि यूलर लाइन को 2:1 में क्यों बांटता है। इंपॉर्टेंट ये है, जब अगर कभी बहुत सही क्वेश्चन बना, मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूं, अगर 2017 से भी टफ पेपर अगर आ गया तो उनके लिए मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो मैं ये बता रहा हूं, याद रखना, ये सभी को याद रहता है, जितने भी लोग एग्जाम देंगे ये सभी को याद रहेगा कि ये रेशियो 2:1 है, जो भी थोड़ा सा पढ़ने वाला स्टूडेंट है। लेकिन कितना भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर अपने पास ए से ओ तक की दूरी दे देगा कोई भी, और उसके बाद सरकम सेंटर से इसके मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस पूछ लेगा, और बहुत सारे बच्चे फिर नहीं कर पाएंगे। याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये वाली चीज भी साथ रखना। मेरा बताने का मतलब 2:1 समझाने का मतलब ही ये था, नहीं तो मैं कह देता याद कर लेना, रट लेना। यहां पर यही था, ये दूरी अगर ए से ऑर्थो सेंटर तक की दूरी अगर 2 है तो सरकम सेंटर से इस साइड के मिड पॉइंट तक की दूरी 1 होगी। कभी कहे ए से ओ तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, ए से ओ तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो आप लोग मुझे बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से एस से इसके मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप लोग कहोगे इसके मिड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास कितनी होगी, वो इससे अपने पास आधी हो जाएगी 10 का आधा 5। ये अपना आंसर होगा, ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? आगे चलें। देखो, अपने पास कभी भी अगर अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालनी पड़े, अगर कभी भी हम लोगों को अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी पड़े, तो याद रखना उसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास d बराबर अपने पास होगा r² माइनस 2r इंटू r। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इस पर r है सरकम रेडियस, अपने पास r है अपने पास सरकम रेडियस, परित्रिज्या, और स्मॉल r जो है, स्मॉल r जो है वो है इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। तो याद रखना अपने पास ये जो पॉइंट होता है ये काफी बड़ा पॉइंट होता है, इसमें सर्किल भी काम में आता है और बहुत सारी चीजें मिक्स करके इसमें काम में आती हैं, इसलिए इसको यहां पर हम लोग प्रूव करेंगे नहीं, क्वेश्चन इस पर आता नहीं है। तो आप लोग इनको अगर कभी दिमाग में आप लोगों को देखना पड़े कि ये कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, तो ये चीज आप लोग याद रखना कि इन दोनों के बीच की दूरी ये होती है, लेकिन है ये काफी लेंदी, तो इस चीज को हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं, इसको हम लोग यहां पर यहीं छोड़ देते हैं, याद रखना आप लोग। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? यहां पर ये इस चीज को हम लोग यहीं पर प्रूव नहीं करते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट होगा, तो प्रूव करना इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर सर्किल भी काम में आएगा, ऐसी चीजें हम लोग करते हैं इसमें, और काफी बड़ा हो जाता है जिसका कोई यूज भी नहीं है। मतलब यहां से ये अपने पास इन सेंटर है, इधर फिर बाहर से सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज को ऐसे इंक्रीज करना पड़ेगा, वैसे मैंने बताया है, लेकिन यहां पर आपका कोई यूज नहीं है इस चीज का, तो मैं इस चीज को छोड़ देता हूं।
नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, क्योंकि ये पॉइंट बड़े होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, और फिर भी कोई स्टूडेंट अगर चाहेगा, जैसे अपने पास यहां से सेंट्रोइड जो है अपने पास, सेंट्रोइड और इसके बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें अपोलोनियम थ्योरम भी काम में आती है। ये बहुत बड़े पॉइंट होते हैं, और ये अगर आप लोग चाहोगे तो मैं मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जहां पर आप लोग इनका प्रूफ देख सकते हो। जैसे सरकम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है, ये पूरा अगर हम लोग प्रूव करना चाहें तो पूरा पेज, वैसे तो मैंने कर रखे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के पास पूरे पेज भर जाएंगे, और बहुत सारी चीजें हमारे पास लगनी शुरू होंगी जब हम लोग इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ा, कम से कम आधा घंटा इसी चीज में चला जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं यहां पर प्रूफ कैसे आया, ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को लिखवा तो देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन ग्रेविटी, फिर भी कोई कहेगा कि सर ये कैसे आया एक बार बता दो, तो मैं वहां पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड ग्रेविटी सेंटर एंड सेंट्रोइड लिख देता हूं मैं आपको। केंद्रक व परिकेंद्र के बीच की दूरी, ये ध्यान रखना भाई, प्रूव करना काफी लेंदी है, काफी चीजें इसमें ऐड होती हैं, काफी चीजें हम लोगों को इसके अंदर पॉइंट बनाकर, और मतलब थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए मैं यहां पर आपको समझा नहीं रहा हूं, टेलीग्राम पर मैं आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला, हाँ वो पहले वाला रवि मैंने करवाया है यूट्यूब पर, ये मैंने यूट्यूब पर भी नहीं बताया क्योंकि इनका कोई वैसे यूज है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कभी लगता है कि सर होता क्या है बता तो दो एक बार, तो मैं ये चीज बता देता हूँ। ये जो होता है अपने पास सरकम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जी व एस के बीच की दूरी, ग्रेविटी सेंटर व सरकम सेंटर के बीच की अगर दूरी कभी भी पूछे, जी व एस के बीच की दूरी पूछे, तो हमारे पास करने का तरीका जो होगा, क्वेश्चन जी से एस तक की दूरी अगर पूछे तो ये अपने पास होता है जी एस स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस जो इसकी लेंथ है ए बी और सी साइड की लेंथ है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 9। ये अपने पास इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अगर कभी भी जी एस की लेंथ निकालनी पड़े तो। ये बात आप लोग ध्यान रखना भाई, जी से एस तक की अगर लेंथ निकालनी पड़े तो ये अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी सी यहाँ पर क्या है, ए बी सी जो है इसकी साइड्स हैं, ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना, ए बी और सी इसकी साइड्स हैं। ये मैं बता रहा हूं, आप लोगों को प्रूफ करवा नहीं रहा हूं क्योंकि इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा और कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं चीजें यहां पर प्रूफ नहीं करवा रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको लगे कि कैसे निकालते हैं तो तरीका ये होता है। अब मुझे बताइए आप लोग, ये अगर अपने पास यहां पर ओ से जी तक की दूरी निकालनी पड़े, अगर आपको मुझे ये बताइए, ये अपने पास O से G तक की दूरी निकालनी पड़े कभी भी, तो G से S तक की दूरी अगर आपके पास है और O से G तक की दूरी निकालनी पड़े तो ये रेशियो 2:1 होता है। तो क्या आपके पास 1 का मान है तो क्या आप लोग O से G तक क्या 2 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे क्या? ठीक है, ये अपने पास ये G से S तक की जो भी दूरी आई है, क्या अपने पास O से G तक की जो डिस्टेंस होगी क्या वो इससे डबल होगी क्या? तो ये इस प्रकार से हम लोग इसी से फिर O से G तक की दूरी, O से S तक की दूरी हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन याद रखना इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी बहुत बड़ा है इसको प्रूव करना, और उस पर मैं डलवा देता हूं अभी थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद 11 बजे के लगभग इनको मैं डलवा देता हूं अपने टेलीग्राम पर, और या अपने नोट्स में भी मैं डलवा दूंगा। आपके जो नोट्स मिलते हैं वहां पर भी मैं इसको अपलोड करवा दूंगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता। या आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है
इन सेंटर्स के बारे में अब आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, कैसा भी क्वेश्चन घर पर बैठे बैठे अगर बन रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, अगर कोई भी आपके दिमाग में XYZ 4 सेंटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसमें लिख सकते हो। आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा अच्छे से। कहीं भी अगर कंफ्यूज हो, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन सकते हैं। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि अपना हाथ ऊपर करो, जितने आपके दिमाग में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मुझसे पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो, वहां पर बच्चे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, यहां पर आप लोग कमेंट में लिख सकते हो अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो। ठीक है अमित सिंह, आज मैं बोल देता हूं, आज अपलोड हो जाएगी आपके पास ज्योमेट्री की थ्योरी जो है वो आज अपलोड हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अगर उसमें नहीं मिले तो वो आप लोग यहां से लिख सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आज थ्योरी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जो नहीं हो वो यहां से लिख लेना। वो मनीष जाट राइट एंगल की प्रॉपर्टी वो होंगी सिमिलरिटी में, सारी चीजें मैं सिस्टमेटिक जहां पर जो पॉइंट होना चाहिए वो मैं वहीं पर पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि जो मुझे आता है वो आकर मैं कहीं पर भी कुछ भी चीज बता दूं, वो सिस्टमेटिक तरीके से जहां आएगा वहां मैं बता दूंगा। हाँ, ये मैं बता दूंगा आपको, जहां पर अपने पास कहां पर मैं सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा भी ये क्यों होता है। उस टाइम में आप चिंता मत करो, मैं आपको बता देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, ध्यान रखना, एक ही पॉइंट पर होते हैं। जबकि आइसोसेलेस में एक लाइन पर होते हैं, कोलिनियर होते हैं, सरेखीय होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, याद रखना आप लोग। तो उन दोनों के बारे में मैं जहां पर आना चाहिए वो पॉइंट वहां पर मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है अक्षत भाई। दाऊद इब्राहिम, आप तो ये बताया ना मैंने, ये रहा भाई, आप उसी चीज को वापस पूछ रहे हो। ये अभी भी तो मैंने बताया, देखो ये लिखवा कर आया हूं, और यही चीज आप लोग वापस पूछ रहे हो। आपने तो यही पूछ लिया। डोनाल्ड ट्रंप, अभी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। साथ साथ अगर लिखते चलते हो तो ज़्यादा ठीक है, खुद के हाथ से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा पढ़ाया हुआ अगर वापस वीडियो देखोगे तो वापस 1.5 घंटे, जो 2 घंटे की वीडियो है ना, वापस देखोगे साथ साथ लिखोगे तो उनमें 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम आप लोगों को लगता है। फिर मैं अगर आपको नोट्स देता हूं तो आप लोग वहां से पढ़ने में उतना ही टाइम लगता है, 1 घंटा ही वापस समझने में। लेकिन अगर आपने खुद ने नोट्स बना दिए एक बार टाइम लगाकर 2-3 घंटे, तो ध्यान रखना 2 घंटे का वीडियो खुद के लिए फिर वो 10 मिनट का हो जाता है अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं तो खुद से नोट्स बनाना तो हमेशा ही अच्छा रहता है। हिमांशु चौहान, आप सर हमेशा कुछ नया बताते हो, कैसे? हिमांशु, आज भी मैं आपसे ज्यादा पढ़ता हूं भाई। हिमांशु, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं इतना पढ़ाता हूं और फिर भी आज मैं किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ता हूं। कम से कम डेली मैं 3 से 4 घंटे के बीच में पढ़ता हूं, चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूं, बाहर की कुछ फॉरेन बुक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूं, कुछ चीज़ें मैं समझता हूं, तो वो अपने पास है। इसलिए मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूं, हर बार कुछ ना कुछ नया तो बच्चों को बताता हूं, उससे मुझे भी इंटरेस्ट आता रहता है पढ़ाने में। नहीं तो एक ही चीज़ आप लोग बार 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 कितनी बार बताओगे, नहीं तो फिर टीचर भी बोर हो जाता है, फिर लगता है छोड़ो यार। ठीक है, तो मैं आता हूं, वापस आता हूं फिर आपके लिए 1 घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद 9:30 से उसी में एक कॉन्ग्रुएंसी में शुरुआत करता हूं आपके लिए। ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है, यहां से शुरुआत करता हूं और उसमें अच्छे से फिर साथ साथ आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। क्योंकि क्यों बताता हूं नई चीज, आप लोग ध्यान रखना, मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे कभी कभार 1.5 साल में 1-2 बार अब जैसे घर जाना पड़ेगा, कुछ काम है तो ही, नहीं तो मेरे पास कोई काम नहीं होता आप लोगों को पढ़ाने के अलावा, और मुझे फैमिली को टाइम देने के अलावा इस धरती पर और कोई काम नहीं है मेरे पास, बस 2 ही काम है।
ठीक है ना, इसलिए मैं इतना आप लोगों के लिए कर पाता हूं। थैंक यू, मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम लोग। हाँ देवेश शर्मा, आराम से हो जाएगा।